तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं मोल कंसेप्ट के बारे में। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, मोल कंसेप्ट दुनिया की सबसे आसान चीज़ है। ये जेई में फ्री के नंबर बढ़ते हैं, ठीक है, फ्री के नंबर होते हैं, बच्चे उठाते नहीं और कंफ्यूज होते जाते हैं, ठीक है। मोल कंसेप्ट में लोग मेरे हिसाब से कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि वो बहुत सारी, देखो मोल कंसेप्ट में टर्मिनोलॉजी बहुत सारी है लेकिन वो है कुछ भी नहीं, जैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला, रियल फॉर्मूला, पता नहीं मतलब क्या क्या, ठीक है। तो और मोल क्या होता है, नंबर क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, ठीक है, गैस की केस में क्या करना है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें दिमाग में लोगों के उलट पुलट होके कॉन्वोल्यूटेड होके बैठी हुई है। वो जिस दिन सॉल्व हो गई ना, उस दिन आप उसी समय निकालोगे मोल कंसेप्ट। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि मोल कंसेप्ट के बारे में तुमने अब तक जो भी पढ़ा है उसको एक बार साइड में रखो और मैं जो बोलने वाला हूँ उसको सुनो, फिर तुम्हें शायद क्लियर हो जाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। और फिर उस चीज़ में देखना ही क्या क्या कमियाँ रह गई थी। तो देखो, मोल कंसेप्ट कुछ भी नहीं होता है। मोल कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो साइंटिस्ट लोगों ने देखा, जैसे तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हारी क्लास जो होगी इसमें कुछ बैचेस बने हुए होंगे, तुम कोचिंग जाते हो या स्कूल जाते हो, कहीं तो जाते होगे ना, तो वहाँ पे कुछ बैचेस बने होंगे कि 60 स्टूडेंट्स के बैच है, 100 स्टूडेंट्स के बैच है, कहीं के पे तो 200 बच्चों के बैच होते हैं, कहीं के पे 10 बच्चों के बैच होते हैं। तो आपके जो कोचिंग वाले लोग हैं उन्होंने जैसे 10 बैच बना रखे हैं 60-60 बच्चों के, ठीक है, 60 बैचेस के, जैसे 3 बैच बना रखे हैं 60 स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो इनको काउंट करने का एक तरीका हो गया कि दिस इज 1 बैच, ठीक है। और आपके जो भी कोचिंग है या जो भी आप इंस्टीट्यूट में जाते हो, जिस भी स्कूल में जाते हो, उनमें ऐसा क्या रखा होगा कि 1 बैच का मतलब होता है 60 स्टूडेंट्स। इस तरह की एक इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है लोगों में, ठीक है, कि एक बैच की बात हो रही है तो उसमें 60 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ये एक इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है उनके दिमाग में, ठीक है। तो अब चलो भाई ये बात हो गई। तो वैसे ही साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि दुनिया में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, हम उनको भी ऐसे बैचेस में डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब वहाँ पे क्या है कि अब स्टूडेंट्स तो बड़े बड़े लोग होते हैं, स्टूडेंट्स तो बड़े होते हैं 60-70 किलो के, एटम्स तो छोटे छोटे होते हैं। तो इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि अपन क्या करते हैं, एक सर्टेन क्वांटिटी के लोगों को अपन एक ग्रुप में डाल देते हैं, उसको कहते हैं 1 मोल, ठीक है। मोल वो तुम्हारा नहीं होता, वो एक जानवर होता है मोल, चूहे टाइप्स, वो वाला मोल, MOLE, ठीक है। 1 मोल कहा गया कि यार अगर तुम्हारे पास इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है या किसी भी चीज़ की कोई भी स्पीशीज है, आयन्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, बच्चे हैं, तो उसको हम कहेंगे 1 मोल। और वो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये नंबर दिमाग में बैठा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। वैसे पेपर में मिल जाती है बट पता होना चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली 6 इंटू 10⁻23 भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर 60 बच्चों को अपन एक बैच बोलेंगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 बच्चों को हम बोलेंगे 1 मोल बच्चे, ठीक है। अब यूजुअली ये टर्म जो होती है वो केमिस्ट्री में यूज होती है, तो ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इस तरह का रहता है, ठीक है। तो ये तो होता है 1 मोल होता क्या है, ठीक है। आई थिंक यही आधे बच्चों को पता नहीं होता कि 1 मोल की डेफिनेशन क्या होती है, वो सच में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सब एग्जांपल वगैरह लोगों के दिमाग में होते ही नहीं है, जहाँ तक एटलीस्ट मैंने कुछ बच्चों से बात की वो तो यही कह रहे थे। तो ये तो हुआ कि भाई 1 मोल क्या होता है, ठीक है। अब साइंटिस्ट लोगों ने एक चीज़ देखी कि हम क्या करते हैं, अलग अलग सब्सटेंसेस के हम 1 मोल चीज़ें उठाते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल्स लिए, कितने लिए 6.022 इंटू 10⁻23, इतने वाटर मॉलिक्यूल्स ले लिए और उनका वजन नापा कि कितना होता है। तो उनको पता चला ये होता है 18 ग्राम। फिर उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन एटम्स लिए 6.022 इंटू 10⁻23 और देखा उसका वजन तो है आपका कितना भाई 16 ग्राम्स, ठीक है। फिर उन्होंने लिए क्या ले, हाइड्रोजन का ही ले लो, चलो इसमें एग्जांपल अच्छा है, तो ये मिला 1 ग्राम का, ठीक है। अब एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ था कि इन्होंने मेजर किया और 16 ग्राम हो गया, उसके पीछे की बहुत अजीब सी थ्योरी है, ठीक है। मतलब ये इस तरह का कंक्लूजन नहीं होता है कि यहाँ से तुम उस पॉइंट पे जा रहे हो, बट मैं अभी उस चीज़ में नहीं घुसना चाहूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ समझो कि मोल का मतलब क्या होता है, ठीक है। मैं अभी वो सब बताने बैठ जाऊँगा तो आपका दिमाग इधर उधर घूम जाएगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने किसी तरीके से ये मेजरमेंट करके पता चला कि इसमें 16 ग्राम मास होता है। उन्होंने देखा कि इसके में अगर इतने मॉलिक्यूल्स लेता हूँ तो उसमें 1 ग्राम मास होता है। और उन्होंने देखा कि यार ऑक्सीजन कैसे बनता है, H2O कैसे बनता है। H2O बनता है 2 हाइड्रोजन एटम्स प्लस 1 ऑक्सीजन एटम से। तो ये देखो 2 इंटू 1 ग्राम करेंगे तो कितना 2 ग्राम ये 16 ग्राम ये, अरे देखो ये 2 प्लस 16 18 होता है, ये तो यही आ गया। तो इसका ये मतलब पता चला कि आप क्या करो, अगर आप एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास जिसको कहा जाता है, एटॉमिक मास
अगर आप किसी स्पीशीज के एटॉमिक मास के बराबर या मॉलिक्यूलर मास के बराबर अगर सब्सटेंस लेते हो, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का आपने लिया 16 ग्राम, अगर आपने एटम्स लिए तो उसमें 1 मोल बाय डेफिनेशन सब्सटेंस होता है, ठीक है। ये चीज दिमाग में सेकंड चीज घुसाओ आज की, ठीक है। पहली चीज क्या घुसानी थी, किसी भी सब्सटेंस के 6.022 into 10⁻23 अगर हमने कोई भी चीज ले लिया, एटम ले लिया, मॉलिक्यूल ले लिए, देन दे रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ दैट क्वांटिटी, ठीक है। पहली बात हमने ये बोली। दूसरी बात मैंने ये बोली कि अगर तुम्हारे पास जैसे ऑक्सीजन एटम है या कोई भी स्पीशीज है, उसका अगर तुमने एटॉमिक वेट, अगर वो एटम है तो एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, ठीक है, अगर वो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, उतना सब्सटेंस ले लिया तो वो 1 मोल रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 16 ग्राम है, ठीक है, तो देखो 16 ग्राम है, तो उसके अंदर हमने बोला कि इतने हैं, ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है सब, ठीक है। इसमें भी हमने देखा कि अच्छा 1 ग्राम लेंगे तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। अब अगर अपन की रिएक्शन कराते हैं तो ये देखो 2 ग्राम इसमें हाइड्रोजन है, 1 ग्राम इसमें 16 ग्राम इसमें ऑक्सीजन है, तो ये H2O बनेगा अगर 2 H एटम और 1 ऑक्सीजन एटम लेते हैं। अब रिएक्शन कैसे हो रही है वो बाद में देखेंगे, लेकिन एक बार मान लो ऐसा हो रहा है तो इसके हमारे पास कितने हो गए 18 ग्राम, क्यों, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम लिए हैं तो ये 2 ग्राम्स और ये 16 ग्राम लिया तो 18, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि अब 18 ग्राम बनेगा तो इससे इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। ये दूसरी बात बतानी थी, और ये भी एक बड़ा कंफ्यूजन है कि ये क्या होता है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात जो बच्चे पूछेंगे वो ये पूछेंगे कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है कि अपन जब भी एटॉमिक मास के बराबर चीज़ें ले रहे हैं तो उसमें इतने नंबर ऑफ क्वांटिटीज आ जा रही है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। उसका एक्सप्लेनेशन है, वो मुझे तीसरे पॉइंट पे लाता है कि आपका कोई भी सब्सटेंस होता है, कोई भी एटम है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन से बना होता है, ठीक है। यहाँ पे अपन कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री जिनको कहा जाता है। तो जैसे आपका ऑक्सीजन है, और ये सब तुमने पढ़ा हुआ है पहले से, ठीक है, 9th-10th की चीज़ें मैं रिवाइज करवा रहा हूँ अभी। तो ऑक्सीजन एटम है तो उसमें हम बोलते हैं इसमें 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करते हैं तो उससे 16 आता है, वो उसका एटॉमिक मास होता है। और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है तो वो उसका एटॉमिक नंबर बताते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का पीरियोडिक टेबल में नंबर होता है 8, तो वो बता रहा है ऑक्सीजन, ठीक है, 8 नंबर है, ठीक है। तो अब ये बोला जाएगा कि यार अपन इस तरह का क्यों हो रहा है कि 6.022 into 10⁻³ ही क्यों आ रहा है, ठीक है। अब इसका रिलेशनशिप और अलग आता है। तो यहां पे एक नया एलिमेंट आएगा आपके सामने जिसको कहा जाता है C12, ठीक है, कार्बन 12। ये क्या होता है, कार्बन का वो वाला आइसोटोप जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और वैसे मुझे शायद यहीं से शुरू करना चाहिए था, बट ये एग्जाम्पल में इसलिए शुरू नहीं किया क्योंकि ये चीज़ लोगों के इतने काम में नहीं आती है। H2O तो सबको पता होता है वाटर होता है, तो मैंने सोचा वहाँ से मैं बताऊंगा तो शायद बेटर समझ आएगा। तो अब चलो 2 पॉइंट्स मैंने बताया, दिमाग में घुस गए, ठीक है। अब अपन एक नए पॉइंट पे आते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन एकदम न्यू है, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन अगर तुम्हारे पास है अगर, ठीक है, तो उसका आइसोटोप को कहा जाता है कार्बन 12, ठीक है। अब ये आइसोटोप क्या होता है मैं बताऊंगा आगे। ये होता है आपका कार्बन 12। तो साइंटिस्ट लोगों ने डिफाइन ही कर दिया, ठीक है, कि अगर अपन 12 ग्राम एग्जैक्ट 12 ग्राम, 12.01 भी नहीं, 12.001 भी नहीं, एग्जैक्ट 12 ग्राम अगर अपन C12 लेते हैं, उसके अंदर जितने कार्बन एटम्स होंगे ना वो 1 मोल की डेफिनेशन ही है, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ एटम्स कंटेन्ड इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड 1 मोल। और साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि इसके अंदर 6.022 into 10⁻23 ग्राम नंबर ऑफ C एटम्स हैं, ठीक है। अब ये क्यों आया, अब देखो वो इसलिए किया गया क्योंकि देखो साइंटिस्ट लोगों को पता है कि इसके अंदर 12 न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, ठीक है। मैं रफली बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, डिटेल में नहीं है, रफली बता रहा हूँ। तो ये 6 है, ये 6 है, और इनका मास ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम होता है। तो जैसे इनका मास इतना लगभग कुछ आता है 1.67 into 10⁻27 kg, लगभग इतना मास होता है एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन का, ठीक है। तो हमने ये देखा कि अगर एक का मास इतना, टोटल एक कार्बन एटम का मास कितना हो जाएगा 12 into दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अजम्पशन क्या कह रहे हैं, पहली बात हमने ये मानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास बराबर होता है, और वो होता है इतना 1.67 into 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है, ये हमने बोला। और एक कार्बन एटम के अंदर ऐसी 12 चीजें होती हैं, तो एक कार्बन एटम का मास कितना हो गया 12 into दिस, ठीक है,
क्योंकि ये 12 ऐसे यूनिट से कंपोज है जिनका मास इतना है। तो यूनिटरी मेथड लगा के 12 इंटू दिस हो जाएगा इस एक कार्बन एटम का मास। अब यहाँ पे आप बोलोगे भाई इलेक्ट्रॉन का मास क्यों नहीं लगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होता है तो उसको अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं यूजुअली, ठीक है। तो ये हुई एक बात। अगर अपन ने इसके n एटम्स लिए तो उसका मास होना चाहिए 12 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने kg लिखा, ठीक है। तो याद रखना है आप, यहाँ कोई लोग यहाँ पे 12 लिख के सॉल्व करते तो आंसर गलत आता, क्योंकि वो ग्राम में था। यहाँ पे kg की बात हो रही, क्योंकि ये kg में है ना, इधर भी kg में रखना था, जो मैंने आपको फिजिक्स में बताया हुआ है यूनिट्स एंड डायमेंशंस में। तो अब यहाँ पे अगर आप n की वैल्यू निकालते हो ना सॉल्व करके, ठीक है, ये 12 से 12 कट जाएगा, तो जो वैल्यू आती है वो लगभग इतनी ही आ जाती है। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला यार कि इतना टाइम पास करने से बढ़िया है अपन डिफिनेशन ही दे देते हैं कि 12 ग्राम अगर तुमने कार्बन 12 लिया तो उसके अंदर इतने एटम्स होंगे, ठीक है। तो ये डेफिनेशन से सब सारा मामला ही रफा दफा हो गया, ये सब सोचना ही नहीं पड़ा इतना, ठीक है। ये हुआ कि ये 6.022 कहाँ से आया है और 6.022 की डेफिनेशन क्या है और नंबर्स कितने, लेकिन ये पॉइंट में नहीं आता, ठीक है। ये जो मैंने बताया ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। याद आपको केवल वो दो चीज़ें रखनी है। पहली चीज़ क्या रखनी थी, 6.022 × 10⁻23 एटम्स या किसी भी चीज़, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस अगर तुम्हारे पास आ गए तो वो होता है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। पहली चीज़ ये याद रखनी थी। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी थी कि आप एटॉमिक वेट वगैरह ऐड कर दो, ठीक है, अगर किसी स्पीशीज़ का, उससे जो आपको मिलेगा वो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा, ठीक है। और एक मॉलिक्यूलर मास या एक एटॉमिक वेट के अंदर 1 मोल चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन मोल की जाननी जरूरी थी। बाकी जो भी आप सुनते हो ना सब बकवास है, इस सब इन्फॉर्मेशन का भी कोई यूज़ नहीं है ज़्यादा, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली समझने में ऑफकोर्स काम आती है, कभी कभी क्वेश्चन भी बनते हैं, लेकिन अगर आपको ये 2 पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए ना तो आप मोल कंसेप्ट कर नहीं पाओगे। तो आप अच्छे से वापस देख लो वीडियो, समझ नहीं आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं और क्या क्या होता है मोल में। हाँ भाई, तो यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया कि मोल होता क्या है, ठीक है। अब मोल के बेस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उनको फटाफट से बताऊंगा उनको कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे यूजुअली क्या होता है, बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं कि यार एम्पिरिकल फॉर्मूला क्वेश्चन ऐसे करना है, रिएक्शन का क्वेश्चन ऐसे करना है। सब मुझे लगता है कि उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको बस एक चीज़ समझनी है, वो समझ जाओगे तो आपका काम बन जाएगा। मैं आपको वो चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। तो आपको जैसे ऐसा बोला जाए ना, जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें, जैसे आपके पास कोई कंपाउंड है, लेट से C6H12, अब ये क्या है क्या नहीं है वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन मान लो तुम्हारे पास C6H12 नाम का कोई प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये होता है तुम इसका एक मॉलिक्यूल लेते हो, उसमें 6 कार्बन एटम्स हैं और 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है। इसका ये भी मतलब होता है कि अगर तुमने इसका 1 मोल लिया, ठीक है, तो 1 मॉलिक्यूल के अंदर कितना है, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन, यानी कि 1 मोल के अंदर कितना होगा, 6 मोल ऑफ कार्बन एटम्स एंड 12 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। हाँ, तो अब इसका अपन मास में अगर बात करें तो 6 मोल कार्बन एटम्स का मतलब कितना हुआ, 6 × 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। क्योंकि 1 मोल कार्बन जो होता है उसका मतलब क्या होता है, 12 ग्राम्स, मैंने बताया था डेफिनेशन ही यही है। और 12 मोल अगर अपन हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास कितना होता है, 1 ग्राम, तो 1 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब होता है इतनी कार्बन और इतनी हाइड्रोजन, ठीक है। ये अगर आपको फिगर क्लियर हुआ जो मैंने यहाँ लिखा है तो आपका 90% मोल कंसेप्ट फिनिश हो गया। ये बस पता होना चाहिए कि ये मैंने क्या किया है, ठीक है। ये हुई एक बात। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है अपना कि एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने का, तो उसमें क्या बोलेंगे ये लोग, ये बोलेंगे कि कोई कंपाउंड है, उसके अंदर 0.348 ग्राम कार्बन है, उसके अंदर ऑक्सीजन है 0.698 ग्राम ऑक्सीजन है और उसमें 0.112 ग्राम हाइड्रोजन है। तो बताओ उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। अब ये फिगर्स मैंने रैंडमली लिया तो इनका शायद हो सकता है कि फॉर्मूला पॉसिबल ही नहीं हो, लेकिन आप निकाल सकते हो। तो क्या करना है आपको, सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले ग्राम दिया है, अब अपन को याद रखना है कि आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब निकालते हैं तो उसमें तो मॉलिक्यूल्स का नंबर देखते हैं, और जैसे ही मास से नंबर की बात आती है तो अपन को सोचना है मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। यानी कि अपन को उस ग्राम को कन्वर्ट करना है मोल्स के अंदर। तो अपन को ये देखना है कि यार इस चीज को अपन को मोल्स में कन्वर्ट करना है। मोल्स में कन्वर्ट क्यों लिया, अब यहाँ पे बच्चे रट लेते हैं कि यार इसमें जब ऐसा क्वेश्चन है कि मास को नंबर्स में कन्वर्ट करना है तो मोल कर दो या डिवाइड बाय एटॉमिक मास कर दो। नहीं, सोचो कि ऐसा क्यों किया है। ये इसलिए किया है क्योंकि हमें जैसे फॉर्मूला, मान लो कि ये आता है, मुझे नहीं पता फॉर्मूला इसका क्या है, लेकिन मान लो अगर ये आता है तो उस केस में C6O6 कर लो जो भी है, तो ये कंपाउंड हो सकता है एग्जिस्ट नहीं करता। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ। तो जैसे अगर मान लो इसका फॉर्मूला ये होता तो इसका ये मतलब होता ना कि इसमें 6, अगर इसका अपन 1 मोल लेंगे तो इसके अंदर 6 मोल कार्बन है, 12 मोल हाइड्रोजन है, 6 मोल ऑक्सीजन एटम्स हैं, यानी कि 6 × 12 ग्राम्स
हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन, 12 इंटू 1 ग्राम्स हाइड्रोजन और 6 इंटू कितना हो गया 16 ग्राम्स इसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, इसका ये मतलब होता था, अब अपन को ये वैल्यूज दी हुई हैं, ग्राम्स में दिया हुआ कि इसमें इतना ग्राम ये है, इतना ग्राम ये है, इतना ग्राम ये है। तो अब अगर अपन इसको डिवाइड करेंगे इसके मॉलिक्यूलर मास से 12, 1 और 16, तब जाके हमें ये मिलेगा, और ये मिल गया तो फॉर्मूला आ गया। तो अपन क्या करेंगे, डिवाइड बाय 12, डिवाइड बाय 16 और डिवाइड बाय 1। ये 12, 16, 1 क्या है, मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास है। ठीक है, इस केस में एटम्स है तो एटॉमिक मास से डिवाइड किया। ठीक है, मैंने अब इसको एटॉमिक मास से डिवाइड किया। अब मुझे कुछ तो रेशियो मिलेगा, जैसे मान लो ये आ जाता है 0.6 C, ये आ जाता है 0.12 हाइड्रोजन और 0.6 ऑक्सीजन, जैसे ऐसा कुछ आएगा। तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको आपको मल्टीप्लाई करके पहले इंटीजर्स बना लेने हैं। तो अपर को अगर इसको इंटीजर बनाना है तो किससे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको इंटीजर करना है तो कितने 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको करना है तो 10 से करेंगे। तो अपन को सबको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाएगा, 60 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 60 ऑक्सीजन। मैंने कुछ नहीं किया, इसको मैंने इस तरह से कन्वर्ट किया कि तीनों के तीनों इंटीजर बन जाए। मैथ्स की प्रॉब्लम है, ठीक है, 9th 10th के बच्चे करते हैं। 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि इससे तीनों के तीनों इंटीजर बन रहे हैं। फिर कैंसिल कर दो, ये कटा, ये 5 बचा, ये 5 बचा, तो 5 कार्बन, 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ठीक है, 5 ऑक्सीजन। अब ये फॉर्मूला शायद नहीं एग्जिस्ट करता, मुझे पता है, लेकिन मैं एग्जांपल बता रहा था। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला में क्या करना है, डिवाइड किया मैंने मोलर मास से। क्यों किया, क्योंकि मुझे चाहिए थे एटम्स के रेशियोज, यानी कि मोल्स के अंदर चीज़ें। तो ये एटम के रेशियोज आ गए, क्योंकि मोल्स डायरेक्टली कॉरेस्पॉन्ड करता है किसको, एटम के नंबर्स को। ठीक है, पूरी रेशियो प्रोपोर्शन की बात है। ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिकल, मोल कंसेप्ट ऑलमोस्ट आधे से आधा मोल कंसेप्ट तो है मोल की अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है कि ये होता क्या है। तो मैंने थोड़ी देर पहले डायग्राम बना रखा था, वो अगर तुम्हें आता तो तुम्हारा आधा मोल कंसेप्ट हो गया, और दूसरा तुम्हें रेशियो प्रोपोर्शन आना चाहिए। ये अगर आता है ना, तुम्हारा पूरा मोल कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद कुछ भी नहीं, इसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन की प्रॉब्लम है। फिर क्या किया अपन ने, डिवाइड वगैरह किया, जो भी मल्टीप्लाई वगैरह होता है। हाँ ठीक है, तो ये हो गया आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला इस चीज़ का। ठीक है, अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन आता है रिएक्शन बेस्ड, कि रिएक्शन हो रही है उसमें क्या होगा। अब यहाँ पे भी दुनिया भर की चीज़ें बता दी जाती है, लिमिटिंग रिएजेंट, ये वो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, इतना सब सोचना ही नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, यूं चीज़ें निकलेंगी। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। मैं सोचता नहीं था लिमिटिंग रिएजेंट, अपने आप फ्लो होती थी चीज़ें। ठीक है, और वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे करता था मैं। जैसे तुम्हें एक रिएक्शन दे रखी है, एक आसान रिएक्शन लेते हैं अभी। हाँ, अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक और चीज़ सिखाता हूँ, इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, ये तुम्हें वैसे आता होगा। तो हमें सबसे पहले वो एटम देखना जो एक एक जगह ही अकर हो रहे हो। कार्बन केवल यहाँ पे और यहाँ पे हो रहा है, मतलब रिएक्शन के इस साइड और उस साइड ऐसा नहीं हो रहा हो कि ट्रांसफर हो रहा है। मतलब कि इधर अगर एक एटम है तो इधर भी एक एटम ही है। मतलब एक जगह, एक मॉलिक्यूल में अगर कार्बन एटम तो इधर भी एक ही जगह पे, क्योंकि उसमें क्या है कि आपको बैलेंसिंग करना ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे देखा कार्बन का CH4 में आ रहा है और उस साइड का CO2 में आ रहा है। तो अगर अपन इसका 1 मॉलिक्यूल लें तो इसका भी 1 मॉलिक्यूल चाहिए होगा, क्योंकि कार्बन बैलेंस हो गए। फिर हमने देखा ऐसा और कौन सा मॉलिक्यूल है यार, या ऐसा कौन सा और एटम है जो केवल एक जगह इधर इधर आ रहा है। तो ये देखो, हाइड्रोजन केवल इसमें एक जगह आ रहा है और इधर भी केवल एक जगह आ रहा है। तो अगर अपने 1 मॉलिक्यूल CH4 का ले, उसमें 4 हाइड्रोजन है। इधर हाइड्रोजन कहाँ आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा है इसमें, यानी कि हमें बैलेंस हाइड्रोजन इधर से ही करना होगा। तो अगर 4 को बैलेंस करना है, इधर 2 है तो यहाँ 2 लगा दो, तो यानी कि 4 हाइड्रोजन इधर हो गए। अब ऑक्सीजन को देखो, इधर कितना ऑक्सीजन है, 2, इधर कितने हैं, 2 + 2 4, यानी 2 से कर दो तो हो जाएगा। ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो इस तरह से सोच सोच के इक्वेशन बैलेंस हो जाती है मोस्टली। ठीक है, अब इसको करने का प्रॉपर तरीका भी होता है, हम बाद में देखेंगे, बट अभी आप ये देख सकते हो। ठीक है, अब जैसे आपको ये इक्वेशन है, इसमें बोला कि आपको 0.16 ग्राम दिया है CH4, ऑक्सीजन आपको दिया है कितना, मान लो 2 ग्राम, हाँ 2 ग्राम ऑक्सीजन दिया है। तो बोलेंगे CO2 कितना मिलेगा, H2O कितना मिलेगा, ये कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, ऐसा पूछ लिया। ठीक है, तो जब जब रिएक्शन की बात है तो रिएक्शन के अंदर देखो आप समझो कि क्या हो रहा है। इस रिएक्शन को हम जब ऐसे लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक मॉलिक्यूल CH4 का रिएक्ट कर रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ, बना रहा है 1 मॉलिक्यूल CO2 और 2 मॉलिक्यूल H2O। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, तो इसका मतलब अब मैंने तुम्हें बताया था कि नंबर्स और मोल्स डायरेक्टली कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। केवल 6.022 × 10⁻23 जो मैंने बताया था ना, उसका फैक्टर आ जाता है। इसका ये मतलब है कि अगर एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करे तो ये हो रहा है। अगर 2 मॉलिक्यूल 4 या मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, 2 + 4। अगर 3 और 6 करेंगे तो कितने बनाएंगे, 3 और 6। समझ रहे हो, रेशियो लगा रहा हूँ, रेशियो प्रोपोर्शन। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड को मैंने 6.022 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो जो अपना नंबर था। तो इसका ये क्या मतलब हो गया, 1 मोल ऑफ CH4 + 2 मोल ऑफ O2 gives 1 मोल CO2 + 2 मोल H2O। ठीक है,
इसका मतलब क्या हुआ कि मोल मोल से रिएक्ट करके मोल बनते हैं, ठीक है। तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली कोरिस्पॉन्ड टू मोल्स, ये चीज़ दिमाग में घुसा लो, ठीक है। तो अगर अपन ऐसा लिख सकते हैं तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हमने भाई ये बोला कि अगर हमारे पास इतना इतना सब्सटेंस है तो इतना बनेगा, और हमारे पास यहाँ पे मास दिया हुआ है, ठीक है। तो मास दिया हुआ है, हमें मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो दिमाग में पहली बात आनी चाहिए क्या कि अपन को देखो जब रिएक्शन दे दी है तो दिमाग में आना चाहिए कि मोल के हिसाब से होगी। अब मोल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या करेंगे, इसकी मोलर मास से डिवाइड करेंगे। इसका मोलर मास कितना होता है इसका मॉलिक्यूलर में वेट के बराबर, तो कितना हो जाएगा 12 + 4 16। इसके कितने मोल्स हैं 2 डिवाइड बाय, अब ऑक्सीजन का कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट 32। अब यहाँ पे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये चीज़ ये बता रही है कि रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। अभी हम रिएक्शन की बात ही नहीं कर रहे, अभी हम देख रहे हैं कितना मास दिया हुआ है। मास दिया हुआ था इतना, तो हमें जैसे ये मास था, हम यहाँ पे मोल्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब तक हमने रिएक्शन की कोई बात ही नहीं की है, ठीक है। तो हम केवल मास निकाल रहे हैं, तो उसमें इसकी कोई रोल नहीं आएगी अभी। तो कितना हो गया 0.01 मोल्स, और ये कितना हो गया 0.0625, ठीक है। ये इतना बचेगा, ये आपके पास 0.01 है, तो ये 0.0625 बचेगा, ठीक है। तो अब एक बात बताओ कि तुम्हारे इस CH4 को अगर हम 0.02 मोल ऑक्सीजन दे दें तो ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। और इसका मतलब ये होगा, इसका ही मतलब होगा कि अगर इसको भूलो अभी के लिए कि ऐसा कुछ लिखा था मैं बस ये बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास 0.01 मोल अगर CH4 है, उसमें तो 0.02 मोल ऑक्सीजन अगर डालते हो तो तुम्हें 0.01 मोल मिलता है क्या CO2, और 0.02 मोल मिलता है क्या H2O। और कैसे मिलता है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि अगर 1 मोल 2 मोल से रिएक्ट करके 1 मोल 2 मोल दे रहा है, 0.01 0.02 से रिएक्ट करके 0.01 0.02 देगा। और इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी तरह से रिएक्ट होकर खत्म हो गई, ठीक है। CH4 पूरी तरह खत्म हो जाती है, मतलब इसने पूरी रिएक्शन कर ली और CH4 खत्म हो गई। तो अब एक काम बताओ कि अपन इस 0.0624 जो लिखा है ना, इसको अपन दो हिस्सों में बांटते हैं। अरे ये थोड़ा नीचे हो गया ना, ये 0.01 लिखा था और ये 0.02 लिखा था, ठीक है। अब दिख रहा होगा शायद कैमरा में, है ना, हाँ। तो अब अगर अपन मेरा रजिस्टर कहाँ गया, अब भाई मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 0.0625 इसको आप लिखोगे तो 0.02 प्लस 0.0425। अभी जो 0.02 था ये तो यहाँ रिएक्ट हो गया, अब ये तो बचा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे, तो अपन फाइनली क्या बोलेंगे, ये रिएक्ट पूरी हो गई, इसमें से 0.02 उड़ गई, कितनी बची 0.0425, और इधर क्या बच गया 0.01 और 0.02, ठीक है। अब ये मैंने जो बताया एकदम कॉमन सेंस वाली बात थी। मैंने क्या किया, मैंने तो मैं मास लिए, ठीक है, फिर मैंने उसको मोल्स में कन्वर्ट किया, और फिर मैंने इससे कंपेयर किया यूनिटरी मेथड लगा के। मुझे पता चला कि यार 0.01 मोल जो है CH4 उसको रिएक्ट होने के लिए 0.02 मोल चाहिए, तो रिएक्शन करवा दो, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, और जो बाकी बची गैस है वो पड़ी रहेगी। कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। जैसे तुम ऐसे मानो ना कि जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, और लक्ष्य जैसे केवल 100 रन का बना 50-50 में, तो आगे वाले जो बैट्समैन हैं कोहली, रोहित शर्मा, ये लोग ही बना देंगे, बाकी बॉलर लोग को थोड़ी खेलना पड़ेगा अनलेस कुछ बहुत ही अजीब सिचुएशन हो जाए। तो ये वो वाली बात है कि ये लोग क्या टेल एंडर्स मिडिल ऑर्डर ऐसे ही बैठा हुआ है, ये जो बचा हुआ है ये रोहित विराट इन लोगों ने बना के रख दी है, ठीक है, ऐसी वाली बात समझ लो। तो अब ये चीज़ एकदम कॉमन सेंस थी, ठीक है, लेकिन इसको कहा जाता है लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। फालतू की जार्गन बना रखी है दिमाग में, पता नहीं कचरा भर जाता है बच्चों की लिमिटिंग रिएजेंट बहुत टफ कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है, कॉमन सेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये ज़्यादा होता तो अपन इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। अब आप पूछेंगे कि भैया लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं, तो ये सब अब पता है, फिर बच्चे पूरा फॉर्मूला याद करके रखते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का फॉर्मूला ये है कि मोलर मास से डिवाइड करके डिवाइड बाय कोएफिशिएंट करो, तो जो कम आएगा ज़्यादा आएगा, सब बकवास है, कॉमन सेंस से काम करो, ठीक है। मोल्स निकाल लिए दोनों के, देखो यार कि रिलेटिव रेशियो किसका ज़्यादा है। अब यहाँ पे अगर ऐसा होता कि ऑक्सीजन कम होती, लेट से ऑक्सीजन 0.05 होती, ठीक है, तो क्या करते अपन, हाँ, तो रिएक्शन नहीं होती, तो इसके हिसाब से रिएक्शन होती, क्यों, क्योंकि ये कम रिएजेंट है, सिंपल सी बात है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऐसा हो रहा है कि आपके जो बल्लेबाज लोग हैं इतने जल्दी आउट हो गए कि बाकी बच्चों को ओवर ही नहीं मिले, बाकी जो है ना, मतलब दूसरे बल्लेबाज गेंदबाज उनको मिले ही नहीं ओवर, ये वो वाली बात हो गई एक तरह से, अगर आप उसको क्रिकेट मैच की तरह देखो, ठीक है। तो उसमें इसके अकॉर्डिंग कर देंगे, और ये कॉमन सेंस से समझना आसान है। क्या करो, पहले अगर इसके अकॉर्डिंग करके देखते, इसमें देखते कि इसमें बच रहा है कि नहीं बच, सॉरी 0.005 कर दो, ठीक है। अब जैसे 0.005 होता तो उसमें तुम सब्ट्रैक्ट करते 0.02, तो ये तो नेगेटिव चला जाता, यानी कि ये गलत तरीका था, तो अपन इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन करा के देखते, फिर जो होता है वो लिख देते, ठीक है।
तो ये लिमिटिंग रिएजेंट का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। और इसको लोग पता नहीं पूरे 2 क्लास में पढ़ते रहते हैं कि भाई लिमिटिंग रिएजेंट का फॉर्मूला ये है, फिर 5 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसमें ट्विस्ट डालेंगे, टर्न डालेंगे, कुछ नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा रिएक्शन वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस करो, पहला स्टेप। ठीक है, बैलेंस कैसे करते हैं, सबसे पहले वो एटम देखो जो केवल एक ही मॉलिक्यूल में कर रहे हो ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे CH4 में C केवल एक जगह है और C केवल एक जगह है, H भी केवल एक जगह है और इसमें भी एक जगह ही है, O 2 जगह आ रहा है इधर देखो। ठीक है, तो उसके केस में डिफिकल्ट होगा, तो आप O से स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको C और H को पहले यूज करके फिर करना है। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है कि सब चीज़ें हर जगह आ रही है, तो वहाँ पे x और y मान के आप कर सकते हो कि x y कोफिशिएंट मान लिए, फिर 3-4 इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो। वो वैसे कॉम्प्लेक्स होता है, जेई में इतना नहीं आएगा, क्योंकि अगर उनको इतनी कैलकुलेशन करवानी है तो वो कॉन्सेप्ट टेस्ट करना ज़्यादा पसंद करेंगे कंपेयर टू कैलकुलेशन कराना। ठीक है, फिर क्या किया, मास दिया होगा उसको मोल्स में कन्वर्ट किया, मोल्स में कन्वर्ट किया, फिर अपन देख लो कि यार रिलेटिवली कौन सा ज़्यादा अच्छा है। अब जैसे इसको 1 मोल रिएक्ट करने के लिए 2 मोल चाहिए, यानी कि इसके 0.01 को रिएक्ट करने के लिए 0.02 चाहिए। अगर 0.02 है अच्छी बात है, रिएक्शन करा के बाकी बच्चे रिपोर्ट कर दो। अगर 0.02 नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कराओ कि यार इसके लिए जितने भी चाहिए उतने घटा दो, बाकी बच जाएंगे और रिएक्शन बाकी करा दो। ठीक है, ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट पूरा खत्म हो गया। ठीक है, यही है कॉन्सेप्ट, समझो। अब मैं देखो बता रहा हूँ कि ये जो वीडियो में जो भी बोला ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, नहीं समझ में आएंगे आगे नहीं बढ़ पाओगे, और इतना जाना सफिशिएंट था। ठीक है, इसके अलावा जो भी है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा और आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत बड़ी गलती है। तो अगर आपको ये समझ नहीं आया, प्लीज़ वीडियो वापस से देखो प्लीज़। ठीक है, उससे तुम्हारा फ़ायदा होगा, आगे दिक्कतें कम होंगी। ठीक है, तो अब और भी चीज़ें मुझे बतानी थी, बट मोस्टली आपका यहाँ पे मैंने 2-3 चीज़ें कवर कर दी हैं। आपका मैंने एम्पिरिकल फॉर्मूला बताया, मैंने आपको बताया कि इस तरह के रिएक्शंस कैसे करते हैं। अभी इस रिएक्शन को भी स्टोइचोमेट्री कहा जाता है। स्टोइचोमेट्री मतलब इतना अजीब-ओ-गरीब नाम रखे कि बच्चों के दिमाग में कचरा भर जाता है। ठीक है, तो ये जो बताया यही है स्टोइचोमेट्री मोस्टली। ठीक है, कि कितने मोल्स आ रहे हैं, कितने मोल्स जा रहे हैं, उनका ट्रैक रखना। ठीक है, अच्छे से रिएक्शन वगैरह कराना, यही है स्टोइचोमेट्री। प्रॉब्लम प्रैक्टिस वगैरह हम बाद में देख सकते हैं कभी, लेकिन अभी इन्फॉर्मेशन केवल इतनी ही जाननी थी। अब मैं कुछ और चीज़ें बताऊंगा और मोल कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे मोल कंसेप्ट, उसमें हमने अभी देखा, अब तक क्या क्या देखा, मोल की डेफिनेशन देखी। ठीक है, मोल टू मास कन्वर्जन्स कैसे होते हैं या मोल टू नंबर कन्वर्जन्स कैसे होते हैं, रिएक्शंस कैसे की जाती हैं, बेसिक्स ऑफ स्टोइचोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, इस तरह की चीज़ें हमने देखी हैं। अब हम आपको कुछ और बातें बता देते हैं, जैसे कुछ और क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे एक होता है परसेंटेज एनालिसिस, तो एक चीज़ होती है परसेंटेज वेट बाय वेट। तो यार अब इन चीज़ों के फॉर्मूले वगैरह वापस से लोग याद रखते हैं, लेकिन आप ऑब्वियस चीज़ याद रखो, परसेंटेज ऑफ एनीथिंग क्या होता है कि वो चीज़ कितनी प्रेजेंट है डिवाइड बाय टोटल इंटू 100। सिंपल सी बात है, परसेंटेज का फॉर्मूला ये हम पढ़ रहे हैं 10 साल से। ठीक है, जब हम बहुत छोटे थे, आई थिंक परसेंटेज वगैरह 5th-4th क्लास से आ गए थे, 6th क्लास से तो आ ही गए थे। तो जैसे आपको बोल रखा है कि आपके पास 10 ग्राम कार्बन है एक मॉलिक्यूल के अंदर और 16 ग्राम ऑक्सीजन है, तो कार्बन का परसेंटेज कितना है, या 12 ग्राम कर दो, कितना है 12/12 + 16 × 100, ये परसेंटेज हो गया। अब इसके बारे में अब और कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या बोलेंगे कि स्टोइचोमेट्री लगा के क्वेश्चन दे देंगे, और फिर लास्ट में पूछेंगे कंपाउंड बन रहा है, इसके अंदर बताओ परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है। तो कभी कभी एम्पिरिकल फॉर्मूला घुसा देंगे। तो क्या करना है, पहले जो मैंने बताया उस तरीके से रिएक्शन लिखो, उसको बैलेंस करो, पिछली वीडियो में जो बताया था उसकी बेस पे उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो। एम्पिरिकल फॉर्मूला एक बार आ गया, उसके बाद क्या करना है आपको, इस तरह से डिवाइड या रेशियो लेकर मल्टीप्लाई कर देना है। मैं वही कह रहा हूँ, रेशियो लेना आता है, मोल कंसेप्ट सॉल्व है तुम्हारा। ठीक है, अब एक चीज़ होती है एम्पिरिकल फॉर्मूला से ट्रू फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट करें। तो जैसे तुम्हारा एम्पिरिकल फॉर्मूला आया C, ये तो इसका मोलर मास कितना हुआ, 12 + 2 + 16, ये हो जाएगा तुम्हारा लगभग 40 होगा। अब जैसे तुम्हें बोल रहे कि तुम्हारा जो ओरिजिनल कंपाउंड था उसका 160 था, तो 40 को 160 कैसे करेंगे, × 4 करके। तो इस फॉर्मूला को भी × 4 कर दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4, यहाँ 8 और यहाँ 4। ठीक है, तो इस तरह की सिंपल चीज़ें कर सकते हैं यार अपन, मैं बेसिक्स बता रहा हूँ। अब इन पे लोग पता नहीं 10-20 क्वेश्चन करते रहते हैं। मेरे हिसाब से इससे काफ़ी अच्छा ये है कि आप ये बेसिक समझो, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आगे आएंगी उन पे ध्यान दो, बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा ध्यान आप इन चीज़ों पे लगा रहे हो कि मोल कॉन्सेप्ट पे बस क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जा रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस एक पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है कि उससे आपकी स्पीड बढ़ती है, बट उसके बियॉन्ड बहुत ज़्यादा एक ईजी कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको 2 साल ही मिलने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 10 साल तक एग्जाम देते जाओगे कि जितनी मर्जी बढ़ रही प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। और काफ़ी बच्चे जो देख रहे होंगे उनके पास तो 1 साल बचा होगा, शायद कुछ और कम भी होगा, तो उस चीज़ के बारे में केयरफुल रहें। अब मैं तुम्हें सॉल्यूशंस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि सॉल्यूशंस के अंदर कुछ टर्म्स किए जाते हैं।
तो जैसे आपके पास कोई लिक्विड है, सॉल्वेंट जिसको कहा जाता है, उसके अंदर आपने जैसे कोई चीज़ मिलाई, सॉल्ट मिलाया फॉर एग्जांपल, तो इसका कितना सॉल्ट मिला है, कितना कॉन्सेंट्रेशन है ना, उसको मेजर करने के वेज होते हैं। जैसे तुम रसना वगैरह पीते होगे, रसना होता है ना, तो उसमें जैसे जब रसना का जो आप बड़ा वाला पैकेट लेते हो ना, तो उसके अंदर अपन शुगर डाल के पूरा उसका सिरप बनाते हैं, आपने देखा होगा। उसको एक बॉटल में स्टोर करके रखते हैं फ्रिज में, और फिर उसको थोड़ा थोड़ा सा 2-3 चम्मच लेके पानी में घोलते हैं और फिर उसको अपन पीते हैं। ऐसा होता है ना किसी किसी घर में, एटलीस्ट कुछ लोग तो पीते होंगे यार ये सब, या तुम सब कोल्ड ड्रिंक पीते हो केवल। तो ये जो हम सोल्यूशन कर रहे हैं ना, तो पहले हम कहते हैं कि ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, ये बोलते हैं थोड़ा डाइल्यूट है। तो उसको मेजर करने के लिए कुछ टर्म्स आते हैं, ठीक है। एक होता है मोलैरिटी, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना, ये सबसे ज़्यादा 99% क्वेश्चन इसी से आते हैं। वो होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूट का मतलब क्या हुआ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब समझो, आपने 1 मोल किसी भी सॉल्ट का लिया, ठीक है, वो डिपेंड करता है क्या चीज़ ली है, ठीक है। सॉल्ट लिया तो सॉल्ट का जो भी मोलर मास है, NaCl का जो भी मोलर मास होता है, NaCl जैसे है, तो इसमें ये 35.5 होता है और ये आपका 23 होता है, तो ये 58.5 हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपने 58.5 ग्राम NaCl लिया है और उसको डिजोल्व किया है वाटर के अंदर, और 1 लीटर वाटर है, तो हम यहाँ बोलेंगे कि 58.5 ग्राम NaCl तो 1 मोल होता है, तो यानी कि 1 मोल सॉल्यूट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है। तो हम बोलेंगे 1 m सॉल्यूशन है, कैपिटल M, ठीक है। अगर ये 2 m होता तो 2 m लिखते, 0.2 होता तो 0.2 m लिखते, जो भी है, ठीक है। ये होता है मोलैरिटी। एक होता है मोलैलिटी, ठीक है, मोलैलिटी। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, इसका मतलब होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट का मास बोला गया, ये केजी में लेना है आपको, ठीक है। यूनिट वैसे वो बता देते हैं कि क्या है, बट अगर स्मॉल m, ठीक है, तो इसको अपन, अगर आपने सॉल्वेंट केजी में लिया है और सॉल्यूट आपने मोल्स में लिया है, तो इसको स्मॉल m लिखते हैं। तो 1 m सॉल्यूशन का मतलब है कि अगर आपको जैसे NaCl का सॉल्यूशन लेना है ना, इसका मतलब होगा कि 58.5 ग्राम आपने लिया NaCl और उसको डिजोल्व किया आपने 1 kg वाटर के अंदर, तो टोटल सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, 1058.5, ठीक है। ये मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट क्या होता है, जो ये सॉल्ट लिया, जो जिसको डिजोल्व कर रहे हैं। सॉल्वेंट क्या होता है, जो आपका लिक्विड है जिसमें डिजोल्व किया जा रहा है, ठीक है। वैसे ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज आप यही मान लो। सॉल्वेंट का मास क्या होता है, केवल सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का नहीं है, ठीक है। तो ये डिस्टिंक्शन याद रखना है। उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ होती है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन भी काम आता है गैस में। मोलैलिटी इतना ज़्यादा काम का नहीं है, बट कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप देख सकते हो। अगर आपके पास 1 मोल ऑफ, जैसे x1 मोल्स आपके पास है सॉल्यूट के, x2 मोल्स हैं आपके पास सॉल्वेंट के, या ये कोई भी हो सकता है, गैसेस भी होती है कि एक x1 आपके पास एक सब्सटेंस का है, x2 आपके पास दूसरे सब्सटेंस का है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ x1 होता है क्या, x1 अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है। अगर आपको जैसे एक पर्टिकुलर गैस या सॉल्वेंट या जो भी है उसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो उसका मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, ये मोल फ्रैक्शन होता है, जो शायद ऑब्वियस भी लग रहा है सुन के कि यही होता होगा, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स है। इसके अलावा परसेंटेज वेट, पार्ट्स बाय मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है कि 1 मिलियन अगर आपके पास सॉल्वेंट या जो भी है सॉल्यूशन, तो उसमें कितने पार्ट्स हैं, ठीक है। परसेंटेज वेट क्या होता है कि अगर आपके पास 10 ग्राम सॉल्यूट है 20 ग्राम सॉल्यूशन में, तो 50% बाय वेट हो गया। 10 ml सॉल्यूट है इन 20 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो 50 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो गया। मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय मास, इस तरह की तमाम चीज़ें होती है, छोटी मोटी डेफिनेशन है, सिंपल सिंपल, वो सब तुम देख सकते हो। बाकी मेन मोलैरिटी होता है, मोलैलिटी होता है, और मोल फ्रैक्शन होता है, ठीक है। अब ये सब कैसे काम आते हैं, ठीक है। अब देखो मोल कंसेप्ट में थ्योरी जो थी वो इतनी ही थी, ठीक है। क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन कर करके आएंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चंस वगैरह पे एक और कोर्स बनाऊंगा जल्दी, ठीक है, उसमें हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पे हमारा मोटिव केवल ये था कि हम एक शॉर्ट समय में अच्छे से समझ पाएँ कि 11th में था क्या क्या था, कि आप जब रिवीजन करो या जब आपका 12th में आप जाने वाले हो तब आप फटाफट से चीज़ें समझ सको, या इवन आप पहले भी पढ़ना चाहो तो एक वो बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चंस देखो मोल कंसेप्ट में कैसे आता है तो मैं बता देता हूँ, और सारे क्वेश्चंस को करने का तरीका यही है जो मैं बोलने वाला हूँ। तो ये जो मैं बोलने वाला हूँ अच्छे से सुनना।
मोल कंसेप्ट में क्या होगा, और ये पूरा जेई प्रिपरेशन या पूरी प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रोसेस ही यही होती है कि आपको दिया जाएगा कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट एक रिएजेंट, ठीक है। अब वो इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, पहली इन्फॉर्मेशन होती है उसका मास, ठीक है। दूसरा इन्फॉर्मेशन जो कभी नहीं देने वाले हैं उसका मोल्स बता दिए क्योंकि ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। तीसरा इन्फॉर्मेशन क्या देंगे कि उसका एक सॉल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन 1 m है, कैपिटल M, और उसका इतना वॉल्यूम लिया, इस तरह का कुछ, ठीक है। तो पहले स्टेप में आपको कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी होगी जिसमें आपको रिएजेंट्स का मोल्स इनडायरेक्टली बता रखा होगा, या तो मास दे रखा होगा या तो वॉल्यूम और वो सब दे रखा होगा, मोलैरिटी वगैरह। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मोल्स निकालने में ध्यान देना है, ठीक है। मोल्स कितने, कि तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है ऑफ HCl, ठीक है, और ये है आपका 1 कैपिटल M, ठीक है, या 0.1 कर दो। एक तुम्हारे पास सॉल्यूशन है NaOH का, ठीक है, और ये तुमने लिया 10 ml, ठीक है, और ये तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है, हाँ, इसके अंदर तुमने डाल दिया NaOH का एक पैलेट, इसमें तुम्हारी सारी चीज़ कवर हो जाएगी। 0.05 ग्राम का मैंने पैलेट लिया NaOH का, इसमें डाल दिया। पूछेंगे क्या बनेगा, कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन है जैसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का एग्जांपल लेके मैं तुम्हें पूरा समझा देता हूँ कि भाई क्या होता है पूरे इसमें, मोल कंसेप्ट पूरा कवर हो जाएगा तुम्हारा। या थोड़ा और अच्छा करने के लिए अपन इसको H2SO4 कर देते हैं, ठीक है, इससे तो क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। तो मोल कंसेप्ट में आपको देखो क्या दे रखा है, आपको दे रखा है H2SO4 का सॉल्यूशन, उसकी वॉल्यूम और मोल कंसंट्रेशन, और देखा है NaOH का पैलेट का मास। तो सबसे पहला स्टेप आपको मोल कंसेप्ट में ये होता है कि सारे रिएजेंट्स जो भी है उनकी रिएक्शन लिख डालो, क्या क्या हो सकती है। तो अपन यहाँ पे NaOH डाल रहे हैं H2SO4 में, तो रिएक्शन क्या होगी, सिंपल सी बात है, एसिड बेस रिएक्शन होगी। अब तुम में से जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं पता ये सब क्या है, तुम आगे जान जाओगे, ये सब तुम खुद देखने लग जाओगे, चिंता मत करना। तो अब ये रिएक्शन होती है तो होती है भाई, ठीक है, इसका कुछ नहीं कर सकते, ये है रिएक्शन। तो बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग में मैंने क्या बताया, सबसे पहले ऐसे एटम्स बैलेंस करो जो दोनों तरफ के एक एक मॉलिक्यूल में आ रहे हो। यहाँ पे ऐसा कौन कौन से एटम्स है, Na है, S है। तो पहले S को देखा है, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल अगर लिया है तो यहाँ पे 1 बनेगा, तो ये चलो 1 1 कर दिया सबसे पहले। NaOH की बात करते हैं, यहाँ पे 2 Na है, यहाँ पे 1 Na है, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अब अपन बात करते हैं, चलो अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन किसी की बात कर सकते हैं, हाइड्रोजन की बात करते हैं, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, 4 हाइड्रोजन, और इधर यहाँ पे केवल 2 ही हैं, तो यहाँ पे 2 लगा दो। ऑक्सीजन देखते हैं, इधर 4 है, इधर 2 है, 6 हो गए, इधर 4 है, इधर 2 है, 6 है, तो बैलेंस। तो ये आपकी इक्वेशन होगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ ताकि तुम लोग को अच्छे से दिखे, ठीक है। तो क्या इक्वेशन थी, H2SO4 प्लस NaOH का 2 मॉलिक्यूल्स गिव्स Na2SO4 प्लस 2H2O। तो पहला स्टेप था ये कि आप इक्वेशन लिख दो जो भी हो सकती है, तो इसमें एक ही इक्वेशन थी तो वही लिखी। तो अब तुम्हें एक दूसरा स्टेप है कि सारे जो रिएक्शंस हैं उनके अंदर जो रिएजेंट्स हैं उनके मोल्स निकालो। सबसे पहले अपन देखते हैं H2SO4 का, इसके मोल्स कितने होंगे। तो आपको बताया था कि मैंने मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम दे रखी 10 ml, मोलैरिटी दे रखी 0.1, यानी कि n कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू 10 इंटू 10⁻³ ये 10⁻³ क्यों किया, क्योंकि ml दे रखा है और हमें लीटर्स में चाहिए होता है। तो ये हो जाएगा आपको कितना, 0.001 मोल्स। तो ये अपने पास है 0.001 मोल्स, ठीक है। मोल्स से लिखा हो, अंडरस्टैंडिंग है अपनी आपस की। अब देखते हैं इसके कितने मोल्स है। तो इसको तो मास ही दिया है, तो मास जब दिया हो तो मोल्स कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास। NaOH का मोलर मास कितना होगा, इसका 23 होता है, इसका 16 होता है, इसका 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, डिवाइड बाय 40 किया, ठीक है। अब ये ग्राम्स था तो चल गया, तो ये हो जाएगा आपका लगभग 1.25 × 10⁻³ तो हो जाएगा आपका 0.00125 थोड़ा। अब ये तो हो गए मोल्स। अब अपन को कुछ नहीं करना है, स्टेप 3 रिएक्शन करवाओ, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह का सोच सकते हो, ठीक है। अब लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में तुम फॉर्मुलेबाजी मत करो यार, देख के पता करो। पहले अपन मान लेते हैं H2SO4 लिमिटिंग रिएजेंट है, तो उसके केस में हमें कितना NaOH चाहिए होगा, 0.002 चाहिए होगा, उतना है क्या, नहीं है, तो यानी ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, खत्म बात, यानी इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी। तो ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, और ये कितना जाएगा आपका, इसमें से 0.00125 का 2 डिवाइड बाय 2, इतना होगा ना 625, हाँ ठीक है। तो इसके देखो पिछली बार हमें अगर इसको पूरा कंज्यूम करना था तो इसके 0.002 चाहिए थे, उतने तो है नहीं, यानी इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी। तो इसको अगर हमें पूरा कंज्यूम कराना है तो इसमें से ये पूरा का पूरा चला जाएगा, ठीक है, और इसमें से कितना जाएगा, इसका आधा। क्यों आधा क्यों जाएगा, क्योंकि इसके 2 मोल से रिएक्ट करने के लिए हमें 1 मोल ही चाहिए, तो ये कितना बच जाएगा 0.00375 और ये बच जाएगा आपका पॉइंट, और ये बच जाएगा 0,
ठीक है। और इधर क्या क्या बचेगा आपको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इधर इसका जितना कंज्यूम है उतना ही यहाँ भी बनेगा, एक और जीरो आएगा, और इधर जो भी है तुम लिख सकते हो, ठीक है। तो अब तुम्हें जो पूछा तुम निकाल सकते हो। तुम्हें बोलेंगे कि Na2SO4 कितना ग्राम बनेगा, तो निकाल लो, ये अपने पास मोल्स आ गए, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ Na2SO4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब कभी कभी क्या करते हैं कि ये बोलेंगे, ठीक है, तो ये देखो ये स्टेप्स बता दिए मैंने क्या होता है। सबसे पहले क्या करना है, रिएक्शन लिखनी है, फिर देखना है रिएजेंट्स के मोल्स कितने हैं, फिर रिएक्शन करवा देंगे डिपेंडिंग ऑन कौन सा एलआर है। पहले इसको मानो ये एलआर है, फिर देखो कि यार ये एलआर है तो नहीं हो रहा है तो ये कर लो, ठीक है। थोड़ा बहुत सोच समझ के तुम एलआर वाइसली चूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देख के लग रहा था यार कि यार ये 2 टाइम्स चाहिए होता है, और जबकि ये इससे थोड़ा सा ही ज़्यादा है, तो काफ़ी चांसेस है कि ये एलआर होगा। तो देख के एक्सपीरियंस के साथ तुम्हें अपने आप पता चलेगा, ठीक है। तो ये हुआ पहला स्टेप, ठीक है। तो इसके अंदर अपन देखा कि मोलैरिटी से कैसे मोल्स कैलकुलेट होते हैं और ग्राम से कैसे होते हैं, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें एक साथ कवर हो गई। अब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, उसके बाद जो भी है तुम पूछ चाहे निकाल सकते हो। अब यहाँ पे कभी कभी क्या करेंगे, सिक्वेंशियल रिएक्शंस हो जाती हैं। सिक्वेंशियल रिएक्शंस का मतलब क्या है कि आप इस Na2SO4 की कोई और रिएक्शन करवा देंगे, ठीक है, इसकी कोई और चीज़ करा देंगे, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, पहले एक रिएक्शन कराई, उससे जो भी मोल्स है वो उठा के यहाँ डालने, ठीक है, क्योंकि इतने मोल्स अपने पास हैं, और आगे जो भी रिएक्शन ये करवा दो, ठीक है, सिंपल है। बस कभी कभी क्या है, मोल कंसेप्ट में कॉन्वोल्यूटेड कर देते हैं कि पहले देखो, पहले जब बच्चे ने देखा कि यार 0.1 के साथ 10 है, फिर 0.05 पता नहीं क्या होगा, जबकि ईजी था, यहाँ से मोल्स निकाले, यहाँ से मोल्स निकाले, डाले, यहाँ से मोल्स है, इसको यहाँ डाला, आगे रिएक्शन करवा दी, ये सीक्वेंशियल रिएक्शन होगी। कभी कभी पूछेंगे परसेंटेज यील्ड बताओ। परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या होता है कि आपकी रिएक्शन जितनी होनी चाहिए थी वर्सेस जितनी हुई। तो हमें अगर जैसे बोला गया होता कि इस रिएक्शन के बाद 0.0005 मोल्स ही बन रहा है जैसे, तो हमें पता ये चलता कि यार बनना कितना चाहिए था, ये बनना चाहिए था, बना कितना है, ये परसेंटेज यील्ड क्या हो गया, दिस अपॉन दिस इंटू 100। क्यों, क्योंकि दिस इज द ओरिजिनल यील्ड एंड दिस इज द एक्सपेक्टेड यील्ड। तो यील्ड परसेंटेज क्या होगा, यील्ड परसेंटेज में तो कितना बन रहा है, दिस यानी कि कितना बनना चाहिए, कितना बना डिवाइड बाय कितना बनना चाहिए था इंटू 100, ये आपका परसेंटेज यील्ड आ गया। कभी पूछेंगे परसेंटेज प्योरिटी कितनी है, तो वापस से वही होगा कि यार अगर प्योरिटी होती तो इतना बनना चाहिए था, और जबकि बना इतना है, यानी कि प्योरिटी इसमें कम है। प्योरिटी कितनी है कि जितना बना डिवाइड बाय जितना नहीं, जितना टोटल बनना चाहिए था इंटू 100, आ गई प्योरिटी। सिक्वेंशियल रिएक्शन, प्योरिटी, यील्ड, सब चीज़ें से निकल जाएंगी आसानी से, ठीक है। तो इस एग्जांपल से मुझे लगता है आपका मोल कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो मोल कंसेप्ट कंफ्यूजिंग करता है, लगता है बच्चों को, ठीक है, लेकिन है बहुत इजी चीज़। केवल 4-5 मेन पॉइंट्स थे पूरे चैप्टर में। पहला क्या, मोल की डेफिनेशन सच में क्या होती है ये पहचानना। दूसरा, मोल को नंबर्स और मास से कैसे कनेक्ट करते हैं ये पहचानना। तीसरा, इक्वेशंस को बैलेंस करना, स्टोइशियोमेट्री लगाना, लिमिटिंग रिएजेंट को पहचानना, फॉर्मूला लगा के नहीं, समझ के, ठीक है। तुम समझ जाओगे फिर फॉर्मूले अपने आप लगेंगे। जैसे मुझे देखते ही पता चल रहा है यार कि यार ये डिवाइड बाय 2 करेंगे ये कम हो रहा है, यानी ये लिमिटिंग रिएजेंट है, वो अपने आप दिमाग में खुलेगा फिर, ओके। और नहीं हो तो भी मैंने बता दिया फॉर्मूला अभी तुम्हें, ठीक है। फिर उन्होंने देखा सॉल्यूशंस के अंदर कैसे कैलकुलेट होती है, सॉल्यूशंस के साथ, मास के साथ, स्टोइशियोमेट्री के साथ, लिमिटिंग रिएजेंट के साथ एक अच्छा एग्जाम्पल भी कर लिया, ठीक है। फिर मैं तुम्हें टाइप्स भी बता दिए कि यार ऐसा ऐसा भी होता है, ठीक है, कि यील्ड के क्वेश्चंस कैसे करने, प्योरिटी के क्वेश्चंस कैसे करने, सिक्वेंशियल के क्वेश्चन कैसे करने। तो ये सारी चीज़ें मोरलेस कवर कर दी गई हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि दिस इज ऑल ऑफ मोल कंसेप्ट। बहुत सारे लॉज होते हैं, ठीक है, लॉज ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन, लॉज ऑफ कन्जर्वेशन मास, लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन नाम करके पूरा एक सेक्शन दिया है 11th की एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गया आपका, या यूनिट्स एंड प्रेसिशंस, इन सब चीज़ों के बारे में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एनसीईआरटी का वो चैप्टर बिल्कुल पढ़ें, उसमें बहुत कॉन्क्रीट वे में ये सब डिफाइन किया गया है। और केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस मेंस में आते हैं, कई बार एडवांस में भी, ओके। और बोर्ड्स तो है ही अपना। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप यहाँ से प्लीज़ एनसीईआरटी देखें, स्पेशली लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बिल्कुल देखें। इन सब टर्म्स की डेफिनेशन अच्छे से दे रखी है, वो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो फालतू चीज़ें देखी ना, यूनिट्स मेजरमेंट्स, वो सब फिजिक्स में भी देख सकते हैं। फालतू नहीं है वो, बट इन सब से रिलेटेड भी नहीं है वो, ओके। तो मेरी तरफ से यही था। कुछ और चीज़ें, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया आपका, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हो गई, ठीक है। इस तरह की चीज़ें भी बहुत सारी होती हैं जो हम देखेंगे बाद में, क्योंकि मुझे लगता है ऑक्सीडेशन नंबर को भी यहाँ इंट्रोड्यूस करना थोड़ा डेंजरस हो सकता है न्यू लर्नर्स के लिए। So this will be mole concept. I also want to make some bonus content, ठीक है, for mole concept के चैप्टर के लिए। तो this is some content which
थोड़ा सा मे बी फॉरवर्ड के कंटेंट पे डिपेंडेंट है, आगे के कंटेंट पे, सो आई डिडंट पुट इन द मेन कंटेंट। तो पहली एक चीज़ होती है गैस इक्वेशन, ठीक है, PV इक्वल टू nRT। ओके, ये हम अलग से पूरा चैप्टर होता है वो पढ़ेंगे, बट कभी कभी क्या होता है मोल्स इससे भी निकल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, प्रेशर इन पास्कल्स, वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, ठीक है, n इन मोल्स, R एक नंबर होता है, इसकी वैल्यू होती है 8.314, ठीक है, यूनिट बताने का बता सकता हूँ, जूल पर केल्विन पर मोल होता है, बट नहीं जाना तो ये बढ़िया है अभी के लिए। और टेम्परेचर केल्विन में, ठीक है। टेम्परेचर्स में क्या रिलेशनशिप होती है, तो आप ऐसा कुछ समझ सकते हैं कि फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32 होता है, और केल्विन होता है आपका सेल्सियस प्लस 273। अब यहाँ पे कोई 273.98 बोलता है, कोई पॉइंट पता नहीं क्या क्या कुछ भी होता है, वो सब 16 पता नहीं जो भी है वो। आपको ये याद रखना है, अभी इतना बहुत है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है उसके बारे में नहीं सोचना है, कैसे आया क्यों आया नहीं सोचना है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है आपको बोल दिया जाता है कि ये गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता है, तो कभी कभी बोलेंगे गैस है, उसका प्रेशर इतना है, उसका वॉल्यूम इतना है, उसका टेम्परेचर इतना है, तो बताओ, और फिर उसकी रिएक्शन हो रही है, तब वो क्या करना है, मोल्स निकालना है इस इक्वेशन को यूज़ करके। तो प्रेशर डालो, वॉल्यूम डालो, डिवाइड बाय R और T कर दो, और T टेम्परेचर किस में लेना है, केल्विन में लेना है, और ये वॉल्यूम मीटर क्यूब में लेनी है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और R की वैल्यू 8.3 होती है, याद होनी चाहिए। वैसे ये बाद में आप पढ़ लोगे, बट किसी को जरूरत पड़ जाए तो मैंने अभी बता दिया, तो इससे भी मोल्स आप निकाल सकते हो। अब दूसरी चीज़ जो मैंने तुम्हें नहीं बताई थी वो होता है मिक्सचर एनालिसिस, ठीक है। मिक्सचर एनालिसिस में बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं, तो उसमें क्या बोलेंगे कि आपको 2 कंपाउंड दे रखे हैं, ठीक है, जैसे आपके पास 2 कंपाउंड है X और Y, उनका आपको मिक्सचर दे रखा है 5 ग्राम का, ठीक है, और बोला है कि इसका है ना आप रिएक्शन कराते हो तो पहली, तो इसमें जैसे आप मान लो, हाँ जैसे आप ऐसा मानो ना, जैसे एक है आपके पास CH4 है और एक है आपके पास C2H6, ठीक है, ये 1 ग्राम, ये आपके पास कुछ तो मिक्सचर है जो 5 ग्राम का है, इसको बर्न करने पर इतना ग्राम CO2 प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो इसमें 2 रिएक्शंस होंगी, पहली तो ये और दूसरी रिएक्शन ये होगी, दोनों से कार्बन और डाइऑक्साइड प्लस H2O बनता है, ठीक है। अब उसमें लेकिन हालांकि इनका बैलेंसिंग करने पर कुछ और होगा, तो पूछेंगे कि इसमें अगर हमारे पास टोटल लेट से 10 ग्राम या 5 ग्राम या 15 ग्राम CO2 बन रहा है, तो बताओ कि इसके अंदर इन दोनों का रेशियो कितना था, दोनों का इंडिविजुअल मास कितना था, इस तरह का कुछ, ठीक है। अब वो बन सकता है नहीं बन सकता वो देखना पड़ेगा, बट जो भी है। तो इसमें अपन क्या मानते हैं कि इसके तो मान लो A मोल्स हैं, इसके मान लो B मोल्स हैं, ठीक है। तो अपन लिखेंगे 5 इक्वल टू A इंटू CH4 का मोलर मास कितना हो जाएगा 16 प्लस B इंटू इसका मोलर मास वो कितना हो जाएगा आपका 30, ठीक है। ये हुई अपने पास एक इक्वेशन। दूसरे में अगर आपने इसके A मोल्स माने तो इससे के कितने मोल्स बनेंगे A मोल्स, इसके अगर आपने B मोल्स माने तो इसके कितने बनेंगे 2B मोल्स। अब यहाँ पे मुझे बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अगर कार्बन एटम्स इधर A मोल्स हैं तो इधर भी कार्बन एटम्स A मोल्स ही होने चाहिए। तो मैंने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया, मैंने देखा कि यार अगर कार्बन एटम्स इसमें कहीं भी आएंगे तो इसमें यहाँ पे आएंगे, तो इसके अगर मैं A मोल्स लेता हूँ तो इसमें A मोल्स कार्बन एटम्स लेफ्ट साइड में, यानी कि A मोल्स कार्बन एटम्स राइट साइड में भी होंगे। तो यानी कि बिना बैलेंस के पता चल रहा है कि अगर इसके A मोल्स हैं तो इसके A मोल्स बनेंगे। वैसे ही यहाँ पे अगर इसके B मोल्स हैं यानी कार्बन के 2B एटम्स हैं, यहाँ पे भी 2B होने चाहिए थे, 2B मोल्स बनेंगे। तो फिर अपन क्या लिखेंगे कि A प्लस 2B मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाइड बाय कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट बराबर जो भी इसका दिया था 12 ग्राम या वॉट एवर इट वॉज गिवन, ठीक है। और फिर 2 इक्वेशंस हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, सॉल्व कर लो, सिंपल, ठीक है। ये 6 होना चाहिए, मोर अप्रोप्रिएट रहेगा, शायद आंसर आ जाए। कभी कभी आंसर नेगेटिव वगैरह में आएंगे यानी कि रिएक्शन पॉसिबल नहीं थी, ठीक है। पॉजिटिव आने चाहिए दोनों आंसर्स और निकाल लो जो भी सॉल्व करके। अब मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है, को पता हो सकता है नेगेटिव आ रहे हो, बट दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। तो यहाँ पे हमने 2 चीज़ देखी, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे एटम्स जो टोटल रहेंगे इक्वल टू राइट साइड पे, ठीक है। इससे कई बार बैलेंसिंग करने से आप बच जाते हो। जैसे यहाँ पे देखो मैं बैलेंस नहीं करना पड़ा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे C के एटम्स कंजर्व करके हो गया, O के एटम्स भी कंजर्व रहेंगे लेकिन उसमें इक्वेशन चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन एक जगह आ रहा है और यहाँ पे 2 जगह आ रहा है, ठीक है। तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि इसके ऑक्सीजन इंटू 2 इक्वल टू इसके ऑक्सीजन इंटू 2 प्लस इसके ऑक्सीजन इंटू 1 मोल्स ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हालांकि मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा इन चीज़ों में जाके, बस हल्का फुल्का याद करो कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं।
और मिक्सचर जब क्वेश्चन है तो एक इक्वेशन कहाँ से बनेगी, मिक्सचर की कंपोजिशन वाले से, और दूसरी इक्वेशन बनेगी रिएक्शन से क्या हुआ। ए और बी सॉल्व कर सकते हो, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है, ठीक है। तो ये बस कुछ बोनस कंटेंट था, ठीक है, थोड़ा सा टफ था, इसे मैंने बोनस बना दिया ताकि जो बच्चे इस कोर्स को बेसिक लेवल पे पढ़ना चाह रहे हैं वो लोग स्ट्रगल ना करें ज़्यादा। तो यहाँ पे यही थी, पीवी को एनआरटी पहली चीज़ याद रखनी है। दूसरी चीज़, मिक्सचर में पीओआईसी कभी कभी काम आ जाता है, पीओआईसी इन जनरल भी बहुत काम आता है, ठीक है, बट इसमें क्वेश्चन गलत भी बहुत होते हैं, ठीक है। बहुत बच्चे पीओआईसी के चक्कर में क्वेश्चन गलत करके आते हैं होशियारी में, मैं भी करता था, ठीक है। तो ये कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है कि मिलेगा भी नहीं आपको ज़्यादा, ये स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेड, बट कभी कभी काम आ जाता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आ गया। और मैं तो रिकमेंड करूंगा इसको नहीं करो तो अच्छा है, क्यों, क्योंकि क्या है कि देखो जेई जैसे एग्जाम में आप कभी रिस्क नहीं कर सकते कि ये सब यूज करके आप आंसर निकाल रहे हो। जेई में आपको बैलेंस करके ही निकालना चाहिए, तब तक इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है, अपने आप चीज़ें बैलेंस होते लग जाती हैं। टेस्ट और अगर आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी तो यार बैलेंसिंग करो, वो प्रॉपर मेथड है तो आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन थी, और बाकी मिक्सचर के क्वेश्चन ऐसे करने हैं, ठीक है। तो दिस वाज द बोनस कंटेंट।